एक अत्याचारी जिसने मानव जाति के इतिहास में लाखों हत्याएं अपने हाथों से सजाई है। एडोल्फ हिटलर एक लोकतांत्रिक देश में सत्ता में कैसे आए? हिटलर के सत्ता में आने का सबसे बड़ा कारण क्या था? हिटलर सत्ता में कब आया? हिटलर के बोलने के कौशल में आखिर ऐसा क्या था? और आखिर किसने उसे सत्ता में आने में पीठ पीछे मदद की? हिटलर की असली योजना आखिर क्या थी? ढूंढेंगे इन्हीं सवालों को हम और आप मिलकर। तो क्या हालचाल है दोस्तों, आपका स्वागत है 404 फाउंड यूट्यूब चैनल पर। ये कहानी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध के अंत में। 1918 में मित्रों देशों की सफल उन्नतियों को देखते हुए जर्मनी ने महसूस किया कि ये युद्ध जीतना उनके लिए असंभव था और लड़ाई को समाप्त करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए, वर्साई की संधि। जैसे ही सरकार गिर गई, नागरिक अशांति और मजदूरों की हड़ताल पूरे देश में फैल गई। कम्युनिस्ट क्रांति के डर से विद्रोह को दबाने के लिए प्रमुख दल शामिल हुए और संसदीय वाइमार गणराज्य की स्थापना की। नई सरकार अपने मित्र राष्ट्रों द्वारा लगाई गई शांति संधि को लागू करने में व्यस्त थे। अपने क्षेत्र के 10 भाग हिस्से और अपने सेना को खोने के अलावा भी जर्मनी को युद्ध की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ी और क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा, जो अपने पहले से ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था को और भी कमज़ोर कर रहा था। ये सब कई राष्ट्रवादी और दिग्गजों द्वारा अपमान के रूप में देखा गया था। उन्होंने गलत तरीके से माना कि युद्ध जीता जा सकता था अगर सेना को राजनेताओं और प्रतिद्वंदियों ने धोखा नहीं दिया होता। हिटलर के लिए ये विचार जुनून में बदल गया और उसकी कट्टरता और पागल भ्रम ने उसे यहूदियों के खिलाफ जाने में प्रेरित किया। उनके शब्दों को कई यहूदी विरोधी लोगों वाले समाज में प्रतिध्वनि मिली। इस समय तक सैकड़ों हजारों यहूदी जर्मन समाज में एकत्रित हो गया था, लेकिन कई जर्मन्स उन्हें बाहरी लोगों के रूप में देखते रहे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहूदियों ने निराधार आरोपों के बीच जन्म दिया विद्रोह और मुनाफाकारी का। इसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रूप में माना जा सकता है कि ये असल में पैदा हुए थे डर, गुस्सा और कट्टरता से, और उस तरफ हिटलर ने उनमें से ही सफलता ढूंढ निकाला था। हिटलर एक छोटे राष्ट्रवादी राजनीतिक दल DAP में शामिल हुए और उनके जोर तोड़ सार्वजनिक भाषण ने उन्हें अपने नेतृत्व में खड़े उतारने में मदद की। वो अपने बातों से लोगों को बड़े अच्छी तरीके से आकर्षित कर सकता था और इस वजह से हिटलर को मास्टर ऑफ मास इमोशन भी कहा जाता है, क्योंकि वो जनता की भावनाओं को महसूस कर सकते थे, जिससे उन्हें जल्दी सत्ता में आने में मदद मिली। देखते ही देखते वो काफ़ी लोकप्रिय बन गए। आगे चलकर इस DAP पार्टी का नाम बदलकर नाज़ी कर दिया गया और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए हिटलर को 1921 में नाज़ी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। 1923 में सरकार को उखाड़ फेंकने का असफल प्रयास करने के बाद पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और हिटलर को देशद्रोह के लिए जेल भेजा गया। लेकिन लगभग 1 साल के अंदर उनकी रिहाई के बाद उन्होंने तुरंत आंदोलन का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया और फिर 1929 में महामारी के समय अमेरिकी बैंक ने जर्मनी से अपना ऋण वापस ले लिया और पहले से ही संघर्ष जर्मन अर्थव्यवस्था रातों रात ध्वस्त हो गई। और इस समय लोगों के गुस्से का फायदा हिटलर ने पूरी तरह से उठाया और जर्मनी की पूर्व महानता को लौटा देने का वादा किया। मुख्य धारा की पार्टियां संकट से निपटने में नाकाम साबित हुई और दूसरी तरफ वामपंथी विपक्ष आंतरिक संघर्ष से खंडित था। इसलिए निराश जनता नाज़ियों के पास आई और केवल 2 वर्षों में ही अपने संसदीय वोटों को 3% से बढ़ाकर 18% तक कर दिया। 1932 में हिटलर राष्ट्रपति बनने के लिए दौड़ा और युद्ध नायक जनरल वॉन हिंडरबर्ग से चुनाव हार गया, लेकिन 36% वोट के साथ हिटलर ने अपने समर्थन की सीमा का प्रदर्शन कर दिया था। अगले वर्ष सलाहकार और व्यापारिक नेता हिटलर को चांसलर नियुक्त करने के लिए हिंडनबर्ग को राजी कर लिया। यद्यपि चांसलर संसद के प्रशासनिक प्रमुख थे, इसलिए हिटलर ने अपनी स्थिति की शक्ति का विस्तार करना जारी रखा, जबकि उनके समर्थकों ने अर्धसैनिक समूहों के साथ सड़कों पर प्रतिद्वंदियों से लड़ने लगे। हिटलर ने एक तरफ कम्युनिस्ट विद्रोह की आशंका जताई और जनता को ये महसूस कराया कि केवल वो ही कानून व्यवस्था को बहाल कर सकता है। फिर 1933 में एक युवा कार्यकर्ता को संसद भवन में आग लगाने के लिए दोषी ठहराया गया। हिटलर ने इस घटना का फायदा उठाते हुए सरकार को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करने के लिए मना लिया। कुछ ही महीनों में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, अन्य दलों को भंग कर दिया गया और यहूदी विरोधी कानून पारित किए गए। हिटलर के शुरुआती कट्टरपंथी समर्थकों में से कई को गिरफ्तार कर लिया गया और संभावित प्रतिद्वंदियों के साथ उन्हें भी मार दिया गया।
और जब अगस्त 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हुई तब ये स्पष्ट था कि कोई नया चुनाव होगा ही नहीं। डिस्टर्बिंगली हिटलर के कई शुरुआती उपायों में से सामूहिक दमन की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। उनके भाषणों ने लोगों के डर और आक्रोश का शोषण किया, उनके और नाज़ी पार्टी के पीछे अपना समर्थन चलाने के लिए। एडोल्फ हिटलर यूरोप में एक नई जातीय व्यवस्था स्थापित करने के लक्ष्य के साथ सत्ता में आया था। इस लक्ष्य ने नाज़ी विदेश नीति को आगे जरूर बढ़ाया, जिसका उद्देश्य था वर्साई की संधि द्वारा लगाई गई प्रतिबंधों को हटाना। लेकिन कई दशकों बाद हिटलर की उदय एक चेतावनी बनी हुई थी। गुस्से भीड़ के सामने लोकतांत्रिक संस्थान कितने नाजुक हो सकते हैं और एक नेता जो अपने ही जनता के डर का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।